नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी सभी आप बहुत बढ़िया होगे। मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड आज हम फिर मिले हैं केमिस्ट्री के एक और बहुत बढ़िया लेक्चर में। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के लेक्चर का। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन सेल रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एंड हमारी सेल रिएक्शन इन दोनों कंबाइन करके हम कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले वो है इंट्रोडक्शन। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या क्या एक्सप्रेशन बन सकते हैं वो आज हम देखेंगे। देन उसके बाद थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद हम देखें PYQs की इससे रिलेटेड पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहली बात ये आती है कि थर्मोडायनेमिक्स एंड सेल रिएक्शन ये हम साथ में पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को सेपरेटली पकड़े तो क्या होता है, जितना भी हीट से रिलेटेड बात होती है, वर्क से रिलेटेड बात होती है, वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। या फिर एनर्जी के फ्लो को लेकर बात होगी वो हम कहाँ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब दूसरी साइड हम देखेंगे सेल रिएक्शन को। सेल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की बात करूं, गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है कि हमारी जो केमिकल एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होती है तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होते हैं एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उससे हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी मशीन होगी वो रन करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क करी जिससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन आ गया एंड सेकंड एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। इसी कारण से सेल के अंदर एनर्जी भी आ रहा है, वर्क डन भी आ रहा है। एंड हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हम वर्क को एंड हीट को, एनर्जी को समझते हैं। इसीलिए हम दोनों टॉपिक को कंबाइन करके अगर स्टडी करते हैं तो हम अपनी सेल रिएक्शन को और बेहतर समझ सकते हैं। हमें अलग अलग एक्सप्रेशन मिल जाते हैं जिससे हम थियोरेटिकली मीन्स सेल रिएक्शन विदाउट परफॉर्म किए थियोरेटिकली बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं कि हमारा सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, मीन्स ऑटोमेटिकली वर्क करेगा या हमें एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। बट गैल्वेनिक सेल जो होता है, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली पढ़ते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस सॉरी स्पॉन्टेनियस होता है, मीन्स ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन की कैसे थर्मोडायनेमिक्स एंड सेल रिएक्शन हम साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जेई के हिसाब से देखें, मीन्स अगर जेई के हिसाब से देखें तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पिछले 3-4 साल से जेई में थोड़ा आने लगा है। मीन्स बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड ही आते। मीन्स हम जो है थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन निकालेंगे उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। अगर हम पहले हम गैल्वेनिक सेल को थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है गैल्वेनिक सेल को ही क्यों समझ रहे हैं, हमारे पास तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है एंड ये जितनी भी एक्सप्रेशन यहाँ पे रहने वाले हैं हम उनको गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में समझेंगे। एंड जो एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक में चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक हम बेसिक समझ लेते हैं गैल्वेनिक सेल होता कैसे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट है, मीन्स कैसे होती है। उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहती है, मीन्स ऑटोमेटिक होती है, इसलिए स्पॉन्टेनियस एंड रिडॉक्स मतलब एक साइड रिडक्शन होगा एंड एक साइड ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम उसे कंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो हाफ सेल्स रहते हैं। दोनों ही हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड डिप होते हैं एंड ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऐसे एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे इसे एक बल्ब से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कई कई बार जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसमें करते हैं कि एम मीटर को लगा देते हैं, मतलब एम मीटर में फ्लक्चुएशन दिखाते रहता है। बट मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया कि बल्ब भी ग्लो होगा तो हमें पता लग जाए कि हमारा सेल वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है यहाँ पर। ये हम बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में था क्या। देन ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है एंड इसके अंदर इसे यहाँ पे कनेक्शन चाहिए तो हम ऐसे सॉल्ट बीसी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होता है, एक साइड मीन्स यहाँ पे ये एनोड है,
एनोड के ऊपर हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। मीन्स ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयंस आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करते हैं वो यहाँ से ऐसे पास होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर मूव होते हैं, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बल्ब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आते हैं, एंड ये होता है हमारा कैथोड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ये कैथोड है, तो यहाँ पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूम कर यहाँ पर आए थे ना, यहाँ के आयंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इसलिए और वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इस पोर्शन पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे होते हैं ऑक्सीडेशन। एंड एक बात ध्यान रखने वाली कि ये जो प्रोसेस है ये स्टेप वाइज नहीं चल रहा है, ये साइमल्टेनियसली, एक बार सेल ऑन हो गया हमारा तो साइमल्टेनियसली चलते रहता है। इसीलिए हमारे जो सेल है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी स्टोर है उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है और रिडॉक्स भी है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जैसे कि आमतौर पर जो यूज होता है वो रहता है केसीएल वाला, केसीएल सॉल्ट ब्रिज। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो भी आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर Zn होगा, उसने अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। अब इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमारे जो सॉल्ट ब्रिज है वो अपने में से Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे ट्रांसफर करते रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। सेम यहाँ पे भी यही काम करता है सॉल्ट ब्रिज की, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो इतनी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशंस की। हम थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्रेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं हमारे सेल से, ठीक है। ये गैल्वेनिक सेल है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे मेन पार्ट पे। ये वन डाल दिया मैंने कि इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा। हम सेकंड मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन। तो जो सबसे पहला हमें थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन पढ़ना है वो है वर्क। हम देखते हैं कि वर्क हम किस तरह यहाँ पे लाए हैं, किस तरह इसे पढ़ रहे हैं। देखिए हमारा जो सेल रहता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है केमिकल के फॉर्म में। गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि इसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड जब कन्वर्ट कर रहा है उस टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मीन्स हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट है एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो हो रहे हैं एंड इधर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमें आयंस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और अगर हम कोई लोड लगा दे उस इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब कोई बल्ब लगा दे या कोई मशीन लगा दे तो रन करने लगेगी, बल्ब रहेगा तो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह आपको टेक्स्ट को देखने मिलेगा यहाँ पे एमीटर लगा देते, मीन्स फ्लक्चुएशन हो, करंट हो, आपको दिखता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के रन होने से कोई ना कोई वर्क हो रहा है। इस वर्क को बोला जाता है सेल की टर्म में इलेक्ट्रिकल वर्क डन। मीन्स जो वर्क है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पहला है चार्ज ट्रांसफर्ड। चार्ज ट्रांसफर इनटू चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला चार्ज ट्रांसफर, सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ हम देखते हैं चार्ज ट्रांसफर क्यों, ऑब्वियसली जितना चार्ज यहाँ फ्लो होगा उतना हमारा करंट रहेगा, उतना हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है कि एनोड के बीच में एंड कैथोड के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। मीन्स अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट बहुत स्पीड में फ्लो होगा, अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कम फ्लो होगा करंट। इसे आप एक एनालॉजी समझ सकते हो, क्या है कि अगर यहाँ पे कोई पानी का टैंकर है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक टैंकर है, इसमें से इस तरह पानी यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से पानी फ्लो होगा एंड सेकंड केस है यहाँ पे,
अगर हम कंपेयर करें तो ये टैंकर के कंपेयर में यहाँ पे जो पानी फ्लो होगा ज़्यादा स्पीड में फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इस टैंकर के और इस टैंकर के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे जब एनोड एंड कैथोड के बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड में करंट फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया है। ठीक है, अब इसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, चार्ज ट्रांसफर को क्यू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस को ई सेल से। ई सेल को ऐसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल, मीन्स अगर डायरेक्ट जो वर्ड यूज किया जाता है वो रहता है सेल पोटेंशियल। अगर हम इधर अब चार्ज की बात करें, ठीक है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गए तो उनका चार्ज कितना आता है 1 फेराडे। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन गए तो 2 फेराडे। अगर यहाँ पे ऐसे 1 फेराडे, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन गए तो 2 फेराडे, अगर 3 मोल गए तो 3 फेराडे होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि n मोल इलेक्ट्रॉन वहां से गए, तो हम चार्ज के लिख सकते हैं n फेराडे। अगर वहां से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गए तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल टू NF। मैं इसको यहां पुट कर देता हूं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन की एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी W इक्वल्स टू एन एफ ई सेल, मीन्स टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फॉर फेराडे मीन्स कितना चार्ज एक मोल पे रहता है, एंड ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। मैं लिख देता हूँ 1 फेराडे का चार्ज 96500 कूलम। ये जो फॉर्मूला है वर्क का इसको आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड हमारे न्यूमेरिकल्स में आते रहता है। ठीक है, एंड आगे भी हम यूज करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन हमने देख लिया वर्क का। अब हम देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो है गिब्स फ्री एनर्जी। जब भी क्योंकि वर्क की बात आएगी, यूजफुल वर्क की बात आएगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो सेकंड है गिब्स फ्री एनर्जी। अब पहले समझते हैं गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे आया कैसे। ठीक है, हमें पता है एंथैल्पी जो कि डेल्टा एच, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच मतलब क्या होता है, एक सिस्टम की, हमारे केस में सेल है, उसकी टोटल एनर्जी मीन्स के पास टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, उसके पास उसमें से जो डेल्टा जी वाला पार्ट है वो क्या डिनोट करता है, वो यूजफुल एनर्जी, टोटल एनर्जी की जो कि हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। मीन्स ये बेसिक डेफिनेशन है कि जितनी भी गिब्स फ्री एनर्जी होगी हमारे पास उसको ही हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकती है। बाकी जो थोड़ी बची हुई एनर्जी होगी वो है टी डेल्टा एस, जो कि वर्क करते दौरान डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स हम उससे यूजफुल वर्क नहीं जनरेट कर पाएंगे। जितना भी हमारा डेल्टा जी होगा वही हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम केवल इस चीज को यहाँ देखते हैं, डेल्टा जी को। ठीक, अब हम देखते हैं, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये मैंने क्यों लिखा ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो सेल होगा उसके अंदर जितनी डेल्टा जी होगी मीन्स जितनी गिब्स फ्री एनर्जी स्टोर होगी उतना ही वर्क हो सकता है। ठीक है, एंड जितनी, मान लीजिए कि हमारे पास 1000 रुपये, ठीक है, वो हमारी गिफ्ट फ्री एनर्जी है, उसमें से हम जितना वर्क करते जाएंगे मीन जितना हम पैसे खर्च करते जाएंगे वो हम वर्क करते जा रहे हैं, हम वहां से जितना पैसा निकालेंगे यहाँ तो पैसा कम हो जाएगा ना। जैसे कि अगर मैंने 1000 रुपये में 100 रुपये निकाला तो अब 900 बचेंगे, और 100 निकाला तो 800 बचेंगे। मीन्स मैं जितना वर्क करते जाऊंगा उतनी मेरी गिफ्ट फ्री एनर्जी कम होती जाएगी। इसी कारण से यहाँ पे ऐसे लिखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस इंडिकेट यही कर रहा है कि जितना यूजफुल वर्क होगा उतनी हमारी गिफ्ट फ्री एनर्जी कम होते चली जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। बहुत लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जितनी हमारे पास गिफ्ट फ्री एनर्जी थी वो हमने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इसलिए गिफ्ट फ्री एनर्जी कम हुई है, इसी को शो करने के लिए माइनस साइन आया हुआ है।
अब हमारे पास वर्क की एक्सप्रेशन है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस एन एफ। तो जो डेल्टा जी का सबसे पहला एक्सप्रेशन आता है वो आता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड, मीन्स सेल पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन को मैं जनरल टर्म्स में बताऊँ तो पता है क्या होता है, जब हम मार्केट से कोई सेल लेकर आते हैं ना, उसके अंदर जितनी गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, मीन्स हमारी स्टैंडर्ड डेल्टा जी स्टैंडर्ड। जो न्यू सेल होता है उसके अंदर रहता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड, एंड उसी के अंदर हम बोल सकते हैं डेल्टा ई स्टैंडर्ड, क्योंकि जितना डेल्टा जी होगा और स्टैंडर्ड वही कन्वर्ट होता है हमारा वर्क में। और स्टैंडर्ड कंडीशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 एटीएम प्रेशर, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है। इस इन दोनों फॉर्मूले को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि जो पी वाई क्यूज है वो ज्यादातर इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। गिफ्ट गिफ्ट फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला और भी जगह यूज आता है। तो ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा डेल्टा जी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़े और फॉर्मूले इसमें हैं। हम्म, अब देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिखा है, वी नो दैट, मतलब हमें पता है। डायरेक्टली मैंने लिख दिया हमें पता है, क्या पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन के, नेचुरल लॉग के, ठीक है। अब हमें कैसे पता ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये डायरेक्टली फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज करके डिराइव किया गया है, पर इसका डेरिवेशन हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें इसके आगे भी थोड़ा स्टडी करना है, एंड वो पोर्शन होता ही नहीं केमिस्ट्री का। इसीलिए ज्यादातर टीचर्स या आप देखोगे बुक्स में भी डायरेक्टली ये लिखा रहता है, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन के, तो आप भी इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अब इससे हम देखिए आगे क्या क्या निकाल सकते हैं। हमें डेल्टा जी की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से डिराइव करना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एज इट इज यहाँ से लिख दिया, अभी यहाँ पे डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर से वैल्यूज लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं एन एफ को इस साइड लेके जाऊँ तो एन एफ से कट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसके पास माइनस साइन था, तो माइनस इधर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, ठीक है। ये तो हो गया ई सेल इज इक्वल टू ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी एल एन के। अब हमें एल एन के ये नेचुरल लॉग है, हमें इसे लॉग बेस 10 में लाना है, एंड आर टी एंड एफ ये हमारे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, टी हमें पता है 298 केल्विन, ठीक है। दूसरा आर हमारा गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 8.314, एंड एफ हमने अभी देखा था 1 फेरेड इक्वल्स टू 96500। तो हम वैल्यूज डालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ये वाला जो स्टेप है जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपको दिखेगा नहीं आमतौर में टेक्स्ट बुक में, वो डायरेक्ट इसके अगला स्टेप लिखते हैं। मैंने इसलिए लिखा, आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज ये आती कहाँ से। एंड ये जो के है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन, इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड में कॉन्सेंट्रेशन आता है। तो ये जितनी भी यहाँ पे टर्म दे रखी है, इसमें एन को छोड़ के अगर हम बाकी को पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो डायरेक्टली ये आंसर आता है। ऐसे आएगा।
0.0591 अपॉन एन ln, ln नहीं लॉग ये हमारी एक्सप्रेशन है क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली बुक में देखने मिलती है एंड इसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो ये था, इसमें के को बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। मैं लिख ही देता हूँ। रिएक्शन क्वेश्चन जो कि होता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भी हमने कहाँ से डिराइव करी है, यहाँ से, तो इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन की बात। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो तब हम इस रिएक्शन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो वो मैं इस साइड में लिखता हूँ। तो अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। ठीक है, तो मैं इसे इसी में लिखता हूँ, एट एट इक्विलिब्रियम मीन्स जब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारा जो डेल्टा जी और डेल्टा ई है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब हमारा सेल पूरा यूज हो चुका है, मतलब जितनी भी एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है हमारी पूरी की पूरी। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाता है, इसलिए डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन ही वैसा है। डेल्टा ई जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगा। एंड हमारा जो के रहता है मीन्स रिएक्शन क्वेश्चन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, ये भी, इसको हम लिखते हैं के ई, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विलिब के ई मीन्स ये दिखा रहा है कि हमारा एट इक्विलिब्रियम में जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई है। तो ये चेंजेस हमें करने पड़ते हैं इक्विलिब्रियम में। अब देखते हैं ये इक्वेशन के साथ क्या होगा। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन थी लिख लेता हूँ। हमारी ये एक्सप्रेशन है, अब जितने भी हमारे टर्म्स है मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अब इसको मैं एक साइड लेके आ जाता हूँ। ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाती है किसकी, ई स्टैंडर्ड सेल की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि हमने निकाली है इक्विलिब्रियम, एंड ये हमने डिराइव करी है इससे, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। हम्म तो ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमने निकाली। स्टार्ट किससे किया था हमने, गिब्स फ्री एनर्जी से। तो हमने गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेटेड जो भी इक्वेशन थी इंपॉर्टेंट वो देख ली है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड एक्सप्रेशन पे। थर्ड इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन आता है वो है एंट्रोपी से रिलेटेड। तो एंट्रोपी हमें पता है क्या होता है, हमारा जो भी सिस्टम है उसमें जब वर्क मीन्स यूजफुल वर्क जो भी हमारा टोटल होता है, ये वाली एक्सप्रेशन, जो भी हमारा टोटल एनर्जी होगा उसमें से जो सम पोर्शन होता है जो कि डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी का, वो हम पढ़ते हैं एंट्रोपी के अंदर। तो हम डिराइव करते हैं एंट्रोपी के लिए हमारी क्या एक्सप्रेशन हो सकती है।
अगर हम नॉर्मल देखें हमारा एक्सप्रेशन वो ऐसे आती है। ये जो एक्सप्रेशन है वो जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैंने चेंज के फॉर्म में लिखा था, यहाँ मैंने इसे नॉर्मली लिखा है, मीन्स जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, कुछ नहीं, बस जो उसमें एक्सप्रेशन थे टी एस को मैंने एक साइड लेकर आ गया एच के पास, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक, अब एच पता है एच क्या होता है, एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स जी इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये मैंने कहाँ से लाया, एच से, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड पर। ये मैंने यहाँ से लेकर आया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। अब इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट। अभी मैंने यहाँ पे ये गिब्स के फॉर्म में क्यों लिखा, मीन्स हमें एंट्रोपी का निकालना था एक्सप्रेशन, तो मैंने इसे गिब्स के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हम बाकी जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो सभी गिब्स के फॉर्म में थे, एंड गिब्स के फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ गिब्स से स्टार्टिंग करी। गिब्स की एनर्जी इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब टी एस मीन्स ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गई हमारी, एंड उसके एच की हमने वैल्यू डाल दी यू प्लस पी वी। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसका टोटल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट में पीवी एंड टीएस इस पे लेगा प्रोडक्ट रूल, तो हम उसे आगे सॉल्व करते हैं इस साइड पे। अब हम उसे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स आगे मैथमेटिकली हम उसको डिराइव करते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। मैं उससे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी टी, ये हो गया। देन अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो हमने इसे फुल डिफरेंशिएट यहाँ पे कर लिया है, एंड यहाँ पे मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल, एंड माइनस से साइन ओपन होता है इसलिए वहां दोनों साइड माइनस आ गया, मीन्स इस साइड पे माइनस आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप आराम से बताती हूँ चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है, तो कुछ कुछ को थोड़ा टफ लगता है, बट एकदम ईजी पार्ट है, बेसिक सा डिफरेंशिएशन आपको लगाना है, इजीली आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसको लेकर एंड इसको लेकर, इसको दोनों को लेकर हम कुछ डिराइव कर सकते हैं साइड में, और देखते हैं। अगर हम अपने फर्स्ट लॉ की बात करें तो हम वहां से कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, देखते हैं कौन सा। हम फर्स्ट लॉ से ये बात तो लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी वी, मीन्स नॉर्मली क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी वी होता है, तो मैंने उसे रीअरेंज कर दिया, तो हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे डी क्यू मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, डी एस की, तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो तो आप देख सकते हैं हमें दोनों साइड डी क्यू मिल गया। अब इसका यूज कैसे करते हैं, अगर हम दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो
अगर हम इसे यहाँ पुट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस वी डी पी माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस थी, ये ये हमने कहाँ से लाई? फ्रॉम फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। मीन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का यूज करके हमने क्या किया कि यहाँ पे डी क्यू ला दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा डी जी इज इक्वल्स टू बी डी पी माइनस एस डी टी। ये मैं आपको एक और बार अच्छे से बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा था डी यू प्लस पी डी वी, तो मैंने फर्स्ट लॉ का यूज किया एंड यहाँ पे हमें डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी रहता है तो डी क्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरा टी डी एस, इसको देख के मैंने सेकंड लॉ का यूज किया एंड डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, उसको भी रीअरेंज किया तो टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू आता है। मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ डाली, यहाँ पर एंड यहाँ पर। यहाँ पहले से माइनस साइन था तो ये हो गया, दोनों के दोनों कैंसल। हमारे पास क्या बचा? बस ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कंडीशन कौन सी? एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें पता है एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हमारा जो प्रेशर है कांस्टेंट, इसका मतलब डीपी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट प्रेशर ही क्यों लिया, क्या और एक्सप्रेशन मींस टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? देखिए, जब भी कोई सेल परफॉर्म करता है तो हमारे पास जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम कांस्टेंट ही होता है। मींस प्रेशर में कोई खास बदलाव नहीं आता। ऑल्दो टेम्परेचर में कई कई बार आ जाता है क्योंकि सेल जब परफॉर्म करते हैं टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदल सकता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसी कारण से यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लिया गया है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट लिखते हैं तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, पर अब ये जो डेरिवेटिव है इसको हमको लिखेगा ना पार्शियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऐसे। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट डेरिवेटिव के लिए हम यूज करते हैं, बट हमने अभी एक टर्म कांस्टेंट कर लिए ना, एंड जी के अंदर तो दोनों टर्म आते हैं, इसी कारण से हमने इसे पार्शियल डेरिवेटिव किया। आपको पता होगा बेसिक मैथमेटिक्स की, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है हम तब यूज करते हैं हमारे पास दो वेरिएबल है ना, आपको एक कांस्टेंट रखना है, बस एक के साथ डील करना है, तब हम यूज करते हैं ये। अदरवाइज नॉर्मली जब एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन था बट मैंने बता दिया कि आपको मन में डाउट नहीं कि ये डी से ये डी क्यों हो गया, क्योंकि अब हम पार्शियल डेरिवेटिव में आ गए, उसमें हमें एक टर्म कांस्टेंट की है जो कि है प्रेशर, इसी कारण से। इसे रीअरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डेल जी बाय डेल टी ब्रैकेट क्लोज करके पी इज इक्वल टू माइनस एस। अगर मैं माइनस को इधर लेकर आ जाऊँ, मीन्स इस साइड में लेकर आ जाऊँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू माइनस, यानी इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे रीअरेंज कर दिया क्या? एस इज इक्वल टू, सेंटर में लिख देते हैं एस इज इक्वल टू माइनस डेल जी बाय डेल टी। ठीक है, अब हमें पता है डेल जी की वैल्यू मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में लिखाया था इसी साइड में, क्या थी वो? लिखते हैं यहाँ पे माइनस पहले मैंने यहाँ पे डेल लगाया क्यों? क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेजोरिटी में क्या करते हैं? चेंज को स्टडी करते हैं हमेशा। कभी हम प्योर टर्म्स को नहीं स्टडी करते, हम हमेशा चेंज को स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि प्योर टर्म्स को निकालना ना थर्मोडायनेमिक्स में हम वो नहीं करते, हम चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे माइनस, अब हम डालेंगे डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू ये मैंने प्योर वैल्यू डाला, भी इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एन एफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा इसका एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ ब्रैकेट के अंदर डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट इस टर्म को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ कि मैंने ये कैसे लिखा था डायरेक्टली। ये हमने डेल्टा जी के वैल्यू कैसे लिखे थे, तो आपको याद रहेगा यहाँ पे कि कैसे फॉर्मूला आया था। एंड ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जिसमें हम डेल ई सेल बाय डेल टी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई किसके लिए, एंट्रोपी के लिए, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। एंट्रोपी के लिए डेल एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई सेल अपॉन डेल टी, ये आ गई हमारी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर मीन्स वर्क को देखा, ठीक है, देन हमने एंट्रोपी को देख लिया, हमने गिब्स फ्री एनर्जी को भी देखा था सेकंड पॉइंट में। अब देखते हैं हमारी फोर्थ एंड लास्ट टर्म किसको रिलेटेड, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, जो हमारे सेल के अंदर आती है। मैं ये पोर्शन को रब करता हूँ, इस साइड हम लिखते हैं। अब हम अपना लिखेंगे फोर्थ एक्सप्रेशन, किसके लिए, फोर्थ एंथैल्पी। ये हमारी फोर्थ एंड लास्ट थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन है जो हमको देखनी है। हमें एंथैल्पी का फॉर्मूला पता है, जो मैंने वहां पे भी लिखा थोड़ी देर पहले, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस, यहाँ पे आएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब हमने डेल्टा जी और डेल्टा एस निकाला था, वैल्यू डाल देते उसकी। डेल्टा जी क्या था, माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी एज इट इज, डेल्टा जी की वैल्यू अभी निकाले हमने, एन एफ डेल ई सेल अपॉन डेल टी, यहाँ पे आएगा पी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन में डाल दी। अब इसमें देखिए एन एफ एंड एन एफ कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम इसे यहाँ पर ले आते, मीन्स एक साइड ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन भी है, तो हम क्या करते हैं, ये टर्म को ना उस साइड लिख देते हैं। ये देखिए ये एज इट इज टर्म यहाँ आ गई, क्योंकि हमने एन एफ कॉन्स्टेंट लिया था एंड टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया आगे, माइनस ई सेल मीन्स एन एफ को कॉमन लिया था, एंड यहाँ माइनस साइन था तो हमने उसे कॉमन तो नहीं लिया, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई किसके लिए, एंथैल्पी के लिए। तो ये हमारी फोर्थ एक्सप्रेशन हो गई। तो इस तरह हमने चारों के चारों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर अच्छे स्टडी कर लिए। पहला क्या था, वर्क था, वर्क को हमने देखा, वर्क डन के लिए क्या एक्सप्रेशन आ सकता है। देन हम गए गिब्स फ्री एनर्जी पे, थर्ड था हमारा एंट्रोपी, एंड लास्ट में एंथैल्पी था। क्योंकि एंथैल्पी के अंदर डेल्टा जी एंड डेल्टा एस दोनों आ रहा था, तो हमने वैल्यूज डाल के डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो ये चारों एक्सप्रेशन हमने देख लिए, ये थे फॉर्मूलेस पूरे, ठीक है। अब हम इन पे देखें कि कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़े एग्जांपल देख लेंगे, एक या दो एग्जांपल की कैसे करना होता है न्यूमेरिकल्स को। देन हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड बिलीव करिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैं इसे पूरा रब करता हूँ, लिखते हैं यहाँ पे, एक देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए, एक ये एंड ये किए, दो एग्जाम्पल जिससे हम समझते हैं कि किस तरह हम फॉर्मूले का यूज करके हमारे न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। सबसे पहला रूल हमारा क्या था न्यूमेरिकल्स करने का, जब भी हम न्यूमेरिकल्स देखें तो उसको पहले एक बार शिद्दत के साथ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ताकि आपकी कोई गलती ना हो उसे बाद में सॉल्व करते टाइम। इन अ सेल रिएक्शन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। एक सेल रिएक्शन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इन सेल रिएक्शन, जो भी सेल रिएक्शन हो रही होगी, इन अ गैल्वेनिक सेल, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज माइनस इज 1340 जूल, मीन्स
ये दिए 16340 जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई सेल विल बी। बेसिक सा ही क्वेश्चन है, मीन्स क्या क्या दे रखा है हम पहले वो निकालते हैं। अच्छा देखते हैं, यहाँ पे फाइंड करने बोला है, डेल्टा ई सेल हमें फाइंड करने बोला है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डायरेक्टली सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मार्क मीन्स ये हमें फाइंड करना है, दिया क्या क्या हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं गिवन, सबसे पहले क्या दिखा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं लाया, ये जो 4 अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो यहाँ पे लिखा हुआ है। कई कई बार क्या होता है कि लिखा हुआ है तो आप मिस कर देते हो, क्योंकि आपको वैल्यूज देखने की आदत है 2 3 4, इसलिए ध्यान से पढ़ना। यहाँ लिखा है गिवन क्या है, n इक्वल्स टू 4 दे के रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए आर ट्रांसफर्ड इन सेल रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू 16340 जूल। मीन्स ये दे रखी है यहाँ पे डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी, 16340 जूल। टेम्परेचर भी दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ ई सेल विल बी। डायरेक्टली मैं 298 केल्विन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ई सेल। अब याद कीजिए डेल्टा जी एंड डेल्टा ई सेल स्टैंडर्ड को लेकर हमारे पास सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला डिराइव करे थे वो क्या था, याद है हमने इस साइड में किया था, क्या था वो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसे इससे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइनस एन एफ, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने उसे दूसरे कलर से लिखा ताकि आपको याद रहे। देन अब हमें क्या करना, बस वैल्यूज डालनी है। एन हमें पता क्या करना है, ये वैल्यूज डालते आंसर आ जाएगा। वैल्यूज क्या है, 16340 इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू भी पता है, क्वेश्चन में दी नहीं है पर हमें पहले से पता है क्या, 96500 कूलम। फ्रेंड्स ये बात याद रखना, कई बार कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी रहती, तो हमें याद हो तो बेटर है। हम डिपेंडेंट ना रहे क्वेश्चन में पेपर में कि वहां पे वैल्यूज आएगी तो ही हम करेंगे, ठीक है। इसलिए याद रखना 96500, ये तो हमें पहले से ही रट्टी होनी चाहिए। इनटू ई स्टैंडर्ड सेल कितना दे रखा है वही हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ये वैल्यूज दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, रीअरेंज करके इसको एक साइड ले आते हैं। हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके एक साइड में लेकर आ गया। ये हमारी पूरी वैल्यूज, इसको मैंने इधर लेकर आ गया, मैंने माइनस साइन नॉर्मली इधर आ गया, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे 0 से 0 तो कट जाएगा, ठीक है, एक 0 बचा हुआ है। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, इसे मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, बट मैं लिख कर देता हूँ, मीन्स आपको पता हो जाएगा कि कैसे कर सकते हैं हम इसे। मैं इस साइड में कर लेता हूँ पहले। देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे, 0 है तो उसको हमें काउंट नहीं करना, पहले हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लगा देंगे उसके बाद। 6 4 24, 25 26, 9 4 36, 38। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, हमने बाद में 0 लगा दिया, मीन डिनोमिनेटर में तो ये है इक्वल टू, ठीक है। ये तो हम 0 को बाद में लगाएंगे, हम पहले इसी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखने से अगर हम अंदाजा लगाए ये ऑलमोस्ट 4 के पास है, तो हम इसे डायरेक्ट 4 टाइम्स ले सकते हैं। 4 3 जा 12 होता है, और 5 जा करके देखते कितना आता है। 5 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 लगाते हैं। तो ये आ रहा है कुछ इतना, मीन्स 4 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ -4 इंटू 10⁻⁻², ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के बाद पॉइंट और कुछ आएगा, वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मेरे को आप बेसिक बताना था हल्का सा। एंड 10⁻² क्यों आया, क्योंकि ये तो दोनों 0 ही ऊपर जाएंगे, तो 10⁻²² होगा। देखिए अभी मैंने ना आराम से एक एक चीज स्टेप बताया, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज आप डायरेक्ट डालेंगे,
एंड तुरंत आप सॉल्व करेंगे, 1 मिनट के अंदर ही आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा एंड आपके मार्क्स 4 मार्क आपके बुक हो जाएंगे। देख सकते हो उतने हार्ड नहीं थे, बस फॉर्मूला था, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना था। हम इसे देख लेते हैं। अगर हम इस न्यूमेरिकल की यहाँ पे बात करें तो ये किस तरह रहेगा। अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला रूल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाज फाउंड टू बी दिस, कितनी, -2 इंटू 10⁻³ वोल्ट केल्विन इनवर्स। द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी चेंज फॉर द सेल इज, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मीन्स डेल्टा एस। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या है, गिवन इज इक्वल्स टू मीन्स ये हमारे पास दे रखा है। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा था, यूनिट इसका वी आएगा वोल्ट, जो ऐसा यूनिट और दिल्ली स्टैंडर्ड का वो वोल्ट रहता है, तो यहाँ वोल्ट आएगा। अब इसकी बात करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा था हमें, इसलिए ना टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेली बाय डेल्टी दिया नहीं था, बस लिखा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज मीन्स डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 96 जूल पर केल्विन, मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू 96 जूल पर केल्विन दे रखी है। क्या बोला है, मोल्स फाइंड करना है। याद कीजिए हमारे पास एक एंट्रोपी का फॉर्मूला था जिसमें डेल ई बाय डेल टी आता था, डायरेक्टली लिखते हैं उसको, डेल एस इज इक्वल्स टू एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट पी, ये भी यहाँ पे पी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हमें याद है, एन फाइंड करना है, ये भी दिया, ये दिया, वैल्यू डाल के इजीली कर सकते हैं, करते हैं। 96 इज इक्वल्स टू एन इंटू 96500 इंटू -2 इंटू 10⁻³ जी हमने वैल्यू चल दी है। हमें n निकालना है तो हम इसे रीअरेंज करके इस साइड लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने वैल्यूज डाल दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट 1 तक आ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को देखते हुए जिस तरह का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। तो मेरा बस काम ये था आपको बताना किस तरह करने हैं न्यूमेरिकल्स, एंड आप एक बार समझ गए हो कि ईजी है, आपको उतना कुछ चीजें मतलब लगानी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे PYQs, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम PYQs। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए, ये दोनों PYQs है, एक 2020 का एंड एक है 2019 का। तो चलिए, अभी हमने इसके पहले एग्जांपल देखे थे, उससे हमने थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि करते किस तरह है। अब हम करते हैं PYQs एंड हमने जो भी पहले सीखा था, जो भी एक्सप्रेशन बनाए थे, उनको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का है। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में ध्यान से, कि यहाँ मिस्टेक हो गई तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी एंड आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो बहुत जन के दिमाग में आ रहा होगा, अरे बाप रे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बस वो वर्डिंग जानबूझ के से कर डालते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना क्वेश्चन पढ़ के कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का ये हो सकता है। An oxidation reduction reaction in which 3 electrons are transferred, means 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, हैज अ डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ 17.37 किलो जूल मोल इनवर्स। अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करिए, हमारी जो ऐसा वैल्यू आती है डेल्टा जी स्टैंडर्ड की, वो जूल में आती है, पर यहाँ किलो जूल दे रखा है, तो इसे भी ध्यान रखना। एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल इन वोल्ट, मीन्स ये तो ऐसा है, मीन्स ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू हमें पूछा है, एंड क्या बोला, इज डैश इंटू 10⁻², मीन्स इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और हमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स, मींस n की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, ठीक है, आर ट्रांसफर्ड हैज अ डेल्टा जी ऑफ 17.37, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू 17.37 किलो जूल मोल इनवर्स।
मैं इसे जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जूल में कन्वर्ट करूंगा मीन्स किलो हटाऊंगा तो इंटू 3 करेंगे हम 17.370 इंटू 10⁻³ करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 17,370 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी आ गई डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू। अब और क्या दिया था, एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, यहाँ पे टी कितना है 25। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल इज, और हमें ये फाइंड करना है। अब जैसे ही हमारे पास डेल्टा जी स्टैंडर्ड एंड ई सेल स्टैंडर्ड मीन सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहला फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, कौन सा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल स्टैंडर्ड। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए डायरेक्टली। अब इसकी हमें वैल्यूज पुट करनी है बस। यहाँ पे डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू दे रखी है 17,370, एन की वैल्यू 3, एफ आमतौर पे दिया हुआ यहाँ पे दिया रहता है पेपर मेजोरिटी में, बट आपको याद होना चाहिए, क्या पता किस दिन ना दिया हो, और इसलिए आपको याद होना चाहिए कितनी वैल्यू आती है। 1 फेरेडी की वैल्यू है 96500, 96500 इंटू, हमें फाइंड क्या करना है, यही फाइंड करना है सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है तो हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। तो ये ऐसा आ गया, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर अब इसे सॉल्व करना है कि अगर बताओ नॉर्मली कि हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको देखूंगा 7 + 7 14 यानी 15 16 17 18, इसका जो सम आ रहा है मीन्स जो डिजिट का सम है वो 18 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है डायरेक्टली, नीचे 3 भी आया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 सा 15, 2 3 बचेगा, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27 एंड ये 0। ठीक है, ये हो गया डिवाइड, ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो बचेंगे हमारे पास 579 अपॉन 9650। तो ये अभी बचा है हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे वैसे वैल्यू डालनी है, सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1965, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10⁻⁻1। तो ये हमें दिख रहा है पहले कि जो नॉर्मल नंबर से 0 है तो डिवाइड करके डायरेक्टली 0 लगाए, देन कितना आएगा, 9 5 सा 45, 9 6 सा 54, 6 पे ट्राई करते हैं, 6 5 सा 30, 6 6 सा 36, 9 6 सा 54, 45 50 56, पूरा का पूरा कट गया एकदम सीधा सीधा 0.6। तो हमने डायरेक्ट लिख देंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻1। पर हमें पूछा कि यहाँ पर 10⁻⁻2 पूछा हुआ है, तो हम इसे भी एडजस्ट कर देते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻2, यही हमें निकालना था, मीन्स यही कंडीशन चाहिए थी, एंड ये हमारा आंसर हो जाता है 6। इंटू 2 में रखा हुआ था तो हमारा आंसर हो जाता है 6, एंड मैंने यहाँ पर डायरेक्ट से डिवाइड कर दिया, मीन्स कैलकुलेशन उतनी टफ नहीं थी, और यहाँ पे आंसर भी जो था इजीली आ गया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन भी आपकी थोड़ी स्पीड में होनी चाहिए, आप कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, एंड स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में तो भी क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट के बेसिस में हो जाएगा, पर ऐसी जगह पे जब फॉर्मूला है डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सो ये इसका आंसर था 6, डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख देता हूँ मैं अभी, यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर अ सेल आर। मैं डायरेक्टली आंसर लिख मतलब गिवन लिखते आता हूँ। क्या दिया था, वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल, ई स्टैंडर्ड मीन सेल पोटेंशियल कितनी दे रखी है, एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी दे रखा है, मीन्स डेल ई बाय डेल टी सेल, ये भी दे रखा हुआ है। और सेल आर 2 वोल्ट, मीन्स यहाँ 2 वोल्ट है,
एंड यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है 300 सेल्सियस सॉरी 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली, -5 इंटू 10⁻³ इनवर्स, ये हो गया। देन उसके बाद द सेल रिएक्शन इज, सेल रिएक्शन भी हमें मेंशन है आगे क्या है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये हमारी सेल रिएक्शन दे रखी है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का हमें ट्रांसफर दिख रहा है। यहाँ पे Zn है, उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मीन्स उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ Zn पॉजिटिव आ गया, Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए वही, तो वो Cu हो गया, मीन्स वो रिड्यूस हो गया। मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2, तो मैं लिख लेता हूँ n इक्वल टू 2, ये हो गया n की वैल्यू। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी एट 300 केल्विन इन किलोजूल मोल इनवर्स, मतलब हमें क्या पूछा हुआ है, डेल एच वो भी स्टैंडर्ड, मीन्स हमें ये पूछा हुआ डेल एच स्टैंडर्ड। अब हमने जब थर्मोडायन में एक्सप्रेशन किए थे, याद है हमको, जब थर्मोडायन में एक्सप्रेशन किए तो हमारा जो फोर्थ एक्सप्रेशन था वो था एंथैल्पी को लेकर, तो उसी के फॉर्मूले का यूज कर हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आगे। डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद ही होगा, डेल एच स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एन एफ देन ब्रैकेट के अंदर टी इंटू डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस ई स्टैंडर्ड सेल। तो स्टूडेंट्स हमने ये लिख दिया फॉर्मूला, अब इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 दे रखी है, 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500, ब्रैकेट के अंदर टी आएगा, टी कितना है 300 केल्विन, इंटू ये हमारे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 इंटू 10⁻⁴ मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, एंड यहाँ माइनस का क्या, ई स्टैंडर्ड सेल यहाँ कितना है 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं इजीली, नंबर भी इजी दिख रहे हैं, तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 2 इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12 13, 9 2 18 19, ये आ गया 1930 एंड इधर के 2 0, ये आ गए। उसके बाद अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होता है, 5 3 15 इंटू यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये इसको हम लिख सकते हैं ना 10⁻2 और यहाँ पे 10⁻⁻4, मतलब जो इंडाइसेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो आंसर आएगा डायरेक्टली 10⁻2 एंड यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा 2, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और दे रखा है माइनस, तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ आगे 193 1 2 3 इंटू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.15, क्योंकि ये -2 दे रखा है ना, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब -0.15 -2 ये ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे -2.15, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 193 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 19 19 1 19 19 2 38, मतलब 380 तक तो पहुंच गया, एंड ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। दूसरी बात, हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, मतलब सी और डी तो वैसे ही नहीं आएगा, तो बस ये 2 आ सकता है। उसमें भी देखिए 193 इंटू 2 करेंगे, मतलब 19 2 380 तक आना चाहिए था, तो 380 तो हमारे बी ऑप्शन में, हमें 2 से बड़ा नंबर चाहिए, क्योंकि मतलब 2 से थोड़ा बड़ा नंबर दे रखा है, 2 इंटू 15 एंड इधर भी 190 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है 193, इसी कारण से 380 से बड़ा आंसर आएगा। ये मैथमेटिकली आपको देखना आना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीजें क्लिक होगी पट कि हाँ ये थोड़ा सा में 2 से ज्यादा आंसर चाहिए, 2.15, तो डायरेक्टली इसलिए हम टिक कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए। तो हमने यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लाई किए आंसर टिक कर दिया, नहीं ऑब्वियसली राइट है, क्योंकि 290 से 19 2 380 होता, उससे हमें बड़ा नंबर चाहिए था, तो वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 412, एंड जो बाकी दोनों है सी एंड डी वो तो वैसे ही कट गए, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन है, यहाँ पे तो माइनस दे ही नहीं रखा। तो एमसी के क्वेश्चन में आप ऑप्शन जरूर देखिएगा, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। जो जे पेपर बना रही है एनटीए, वो चाहती है कि आप ये ऑप्शंस देखें, अदरवाइज वो कंफ्यूजिंग देते हैं, 400 के पास ही देते सब, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे देखें, तो आपको ये स्मार्टनेस भी लाना पड़ेगा, स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। तो ये होगा स्टूडेंट एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन 2020 का एंड एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 2090 का।
इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में ये टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपको बस फॉर्मूला डालना है एंड आपके आंसर आ जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कोई और टाइप का नहीं दिखेगा इसमें। तो जो हमने 4 एक्सप्रेशन देखे थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, आपका ये टॉपिक इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की जितनी भी चीज थी, मीन्स इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स, एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज आपको अच्छे से समझी होगी। एंड अब हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेल रिएक्शन, ये भी आपको अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।